हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आइए फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और 7 अक्टूबर 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, नरगिस मोहम्मदी। फ्रेंड्स, ईरान की नरगिस मोहम्मदी को 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये ईरान की मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं और इनको ये पुरस्कार ईरान में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए और सभी के लिए स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स, हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि जिस समय नरगिस मोहम्मदी को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उस समय वो जेल में है। अगर हम बात करें कि 2022 में किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो फ्रेंड्स बेलारूस के मानव अधिकार अधिवक्ता एलेक्स बल्यास्की के साथ फ्रेंड्स रूस के मानव अधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानव अधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को 2022 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। फिर हम देखते हैं फ्रेंड्स, इंडिया से 2 लोगों को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। सबसे पहले हम देखते हैं मदर टेरेसा, जिनको 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था और 2014 में ही पाकिस्तान की मलाया यूसुफजाई को भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर हमको इस बात को भी नोट करना चाहिए कि मलाया यूसुफजाई की उम्र सिर्फ 17 साल थी जिस समय उनको नोबेल पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी कि सबसे कम उम्र में नोबेल का पीस पुरस्कार उन्हीं को मिला है। आइए अब हम देख लेते हैं कि 2023 में किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को अनाउंस किया गया है। चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में कैथलीन कैरियोके और ड्यू वाइसमैन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिजिक्स के क्षेत्र में हम देखते हैं कि पियरे एगोस्टेनी, फ्रैंक क्रूज और एनियल हुलियर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केमिस्ट्री के क्षेत्र की बात करें तो फ्रेंड्स मोंगी जी बवेंडी, लुई सी ब्रूस और एलेक्सी आई एकमोव को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। और लिटरेचर के क्षेत्र में नॉर्वे के ऑथर जॉन फॉसे को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस करा शांति का नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। अभी फ्रेंड्स इकोनॉमिक का नोबेल पुरस्कार बचा है जिसको 9 अक्टूबर को अनाउंस किया जाएगा, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2030 का आयोजन कितने देशों में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर है 6। 2030 में जो फीफा का वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी मेज़बानी 6 देश मिलकर करेंगे। 2030 में फीफा वर्ल्ड कप की 100वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर हम देखते हैं कि इस वर्ल्ड कप का आयोजन 6 देशों में कराया जा रहा है। यहाँ पर पहले 3 मैच अर्जेंटीना, पैराग्वे और यूराग्वे में खेले जाएंगे, जिसके बाद हमको बाकी के पूरे मैच मोरक्को, स्पेन और पोर्चुगल में देखने को मिलेंगे। इस तरह से फीफा वर्ल्ड कप 2030 का आयोजन 6 अलग अलग देशों में और 3 महाद्वीपों में किया जाएगा। यहाँ पर हमको इस बात को भी याद रखना चाहिए कि फीफा का जो अगला वर्ल्ड कप होगा 2026 में, उसका आयोजन अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में किया जाएगा। अगर हम बात करें कि सबसे पहला फीफा वर्ल्ड कप कब खेला गया था, तो फ्रेंड्स 1930 में यूराग्वे में सबसे पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था। और फ्रेंड्स 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित किया गया था, जहां पर अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी। आइए थोड़ा फीफा के बारे में जान लेते हैं। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनले डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर हैं ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं गिनियानी इन्फेंटिनो। आइए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स प्रख्यात लेखिका CS लक्ष्मी, जिन्हें हम अंबाई नाम से भी जानते हैं, उनको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, CS लक्ष्मी। CS लक्ष्मी तमिलनाडु राज्य से आती हैं और इन्होंने 1976 में लघु कथाओं का अपना पहला संग्रह शिराकुकल मुरियम प्रकाशित किया था। CS लक्ष्मी, जिनको हम अंबाई नाम से भी जानते हैं, ये एक प्रसिद्ध फेमिनिस्ट राइटर है, यानी कि नारीवादी लेखक हैं और इन्होंने अपने साहित्यिक कार्यों के माध्यम से समाज में महिलाओं के प्रति कितना रूढ़िवाद हमको देखने को मिलता है, इसको दर्शाया है। इससे पहले 2021 में अंबाई को साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था उनके प्रसिद्ध लघु कथाओं के संग्रह के लिए, जिसका नाम है अ रेड नेक्ड ग्रीन बर्ड। इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स इस बात को भी नोट करिएगा कि 2022 में महेश एलकुचवार और 2021 में अनीता देसाई को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर जैसा कि नाम में ही निहित है, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
टाटा ग्रुप द्वारा दिया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन देने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर है डी, मध्य प्रदेश। यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है कि सभी विभागों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा, सिवाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। इस प्रावधान को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस स्पेशल प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन्स रूल 1997 में अमेंडमेंट किया है। यहाँ पर हमको इस बात को भी नोट करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में पंचायत और शहरी निकायों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में मध्य प्रदेश के अंदर। आइए थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। वर्तमान में यहाँ पर राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियन खेल 2022 में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू ने स्क्वैश मिक्स डबल्स में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। सबसे बड़ी बात भारत के लिए यहाँ पर यह है कि ये एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत ने स्क्वैश मिक्स डबल्स में स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर फ्रेंड्स, हमको इस बात को भी नोट करना चाहिए कि स्क्वैश मिक्स डबल्स में ही हम देखते हैं कि भारत के अनहत और अभय सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है मलेशिया के पेयर को हराकर, तो इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। और यहाँ पर स्क्वैश मेंस सिंगल मुकाबले में हम देखते हैं कि भारत के सौरव कौशाल ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। यहाँ पर अगर हम दूसरे मेडल्स की भी बात करें तो तीरंदाजी कंपाउंड महिला टीम ने भारत के लिए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इस टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति गोपीचंद और परिणीत कौर थीं। महिला टीम के साथ साथ हम देखते हैं कि तीरंदाजी में कंपाउंड पुरुष टीम ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। यहाँ पर ओजस देवताले, अभिषेक वर्मा और प्रथमेश जावरकर ने गोल्ड मेडल भारत के नाम किया है। जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर एशियन गेम्स समाप्त होंगे, आपको एशियन गेम्स पर डेडिकेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का वीडियो भी मिलेगा, जहाँ पर हम जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं और जो भी ऐतिहासिक क्षण रहे हैं भारत के लिए, उनको कवर करेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब समय है कंट्री न्यूज़ का, और आज हम फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप की इथोपिया कंट्री को कवर करने वाले हैं। आइए इसको देख लेते हैं। इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। मुद्रा यहाँ की है इथोपियन बिर। इस समय वहाँ के प्रधानमंत्री हैं साहिले वर्क जवाडे। यहाँ पर इथोपिया के पड़ोसी देश हैं सोमालिया, केनिया, साउथ सुडान, सूडान, इट्रिया, डिजिबूती। यहाँ पर फ्रेंड्स इस बात को भी नोट करिएगा कि इथोपिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इथोपिया फ्रेंड्स हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर फ्रेंड्स 3 और कंट्रीज़ हैं, इट्रिया, डिजिबूती और सोमालिया। इथोपिया में कुल मिलाकर 11 यूनेस्को साइट्स हैं, जिसमें अवासो की निचली घाटी, ओमो की निचली घाटी, नालीबेला के रॉक हेवन चर्च, सिमिलियन नेशनल पार्क, बाले पर्वत राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। इथोपिया की सबसे ऊंची चोटी है रास दासेन और इथोपिया की सबसे लंबी नदी है ब्लू नील। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कंट्रीज इन न्यूज़ को डिस्कस कर लिया है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर माह में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को चेंज नहीं किया है और अभी भी रेपो रेट 6.5% है। यहाँ पर हमको इस बात को भी नोट करना चाहिए कि वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। फ्रेंड्स, आरबीआई के अनुसार इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2023-24 में 6.5% रहने वाली है। रेपो रेट बेसिकली फ्रेंड्स वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देती है, और जब कभी भी बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा आता है और वो चाहती है कि वो आरबीआई के पास रखे, तो आरबीआई के पास वो पैसा रख सकती है और उस पैसे के बदले में यहाँ पर उनको रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से ब्याज मिलेगा। इस पॉइंट को नोट करिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति की। किसी भी देश की जो मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वो बेसिकली उस देश की करेंसी सप्लाई यानी कि मुद्रा के सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए या फिर रेगुलेट करने के लिए बनाई जाती है। भारत में फ्रेंड्स ये काम कौन करता है? तो भारत की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इस काम को करती है। और फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि लगभग हर तीसरे महीने में इस पॉलिसी को रिव्यू किया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमको इस बात को भी नोट करना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 3 मेंबर आरबीआई से आते हैं और 3 मेंबर्स फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट होते हैं, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इस कमेटी का अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर होता है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, इसका गठन उर्जित पटेल कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिकमेंडेशन पर
किया गया था, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। वर्तमान में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन शक्तिकांत दास हो जाएंगे क्योंकि वो आरबीआई के गवर्नर हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को डिस्कस कर लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश से याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा वस्त्र को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। खामती चावल की अगर हम बात करें तो इसको अरुणाचल प्रदेश के नामसाई ज़िले में उगाया जाता है। बेसिकली खामती चावल एक चिपचिपे चावल की किस्म है जिसको हम बोलते हैं स्टिकी राइस। ये चावल अपने स्वाद के लिए जाना जाता है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। और यहाँ पर जो याक चुरपी है वो बेसिकली चीज़ प्रोडक्ट है जिसको हम देखते हैं कि भारत के हिमालयन क्षेत्रों में और नेपाल और भूटान में यूज़ किया जाता है। इसकी खासियत ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो जनजातियाँ रहती हैं वो याक चुरपी को यहाँ पर सब्जियों के स्थान पर यूज़ करती हैं, क्योंकि हिमालय में जैसी कंडीशंस है वहाँ पर कम सब्जियाँ उग पाती हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो याक चुरपी वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं तांगसा वस्त्र की, जिसका मुख्य रूप से उत्पादन अरुणाचल प्रदेश की तांगसा जनजाति द्वारा किया जाता है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। जीआई टैग को फ्रेंड्स हम पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर एक बार फिर से बात कर लेते हैं। जीआई टैग एक संकेत है जिसका उपयोग किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली विशेष वस्तुओं या फिर विशेषताओं के लिए किया जाता है और भारत में इनको दिया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा। 2003 में फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जीआई टैग देने की शुरुआत की गई थी और साल 2004 में पहली बार पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड्स के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर भारतीय मूल की डॉक्टर जोईता गुप्ता को नीदरलैंड्स के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो सम्मान है स्पिनोजा वो नीदरलैंड्स का हाईएस्ट ऑनर है इन द फील्ड ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में ये नीदरलैंड्स का सर्वोच्च सम्मान है जो इस साल मिला है भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर ज्योतिका गुप्ता को, इस पॉइंट को नोट करिएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर ज्योतिका गुप्ता। यहाँ पर उन्होंने जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज की फील्ड में काम किया है, जिसके लिए यहाँ पर नीदरलैंड्स ने उनको ये सम्मान दिया है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चा में रही जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस पार्टी के संस्थापक हैं शब्बीर शाह। हाल ही में हम देखते हैं कि सरकार ने डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को यूएपीए के तहत गैरकानूनी घोषित कर दिया है, इसलिए फ्रेंड्स ये चर्चा में है। इस पार्टी की स्थापना फ्रेंड्स 1998 में शब्बीर शाह द्वारा की गई थी। यहाँ पर गवर्नमेंट के अनुसार एंटी नेशनल यानी कि देश विरोधी गतिविधियों में ये पार्टी लिप्त है, इसलिए यहाँ पर इसको गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि इसके जो सदस्य हैं वो हमेशा भारत में अलगाववाद और आतंकवादी हरकतों को बढ़ावा देते हैं, जिससे भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता पर खतरा होता है, इसलिए यहाँ पर इसको इलीगल घोषित किया गया है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, रामास्वामी नारायण को जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उनको चेयरमैन के साथ साथ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में भी नियुक्त किया गया है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर रामास्वामी नारायण देवेश श्रीवास्तव की जगह लेंगे। देवेश श्रीवास्तव ने अपना जो 4 साल का कार्यकाल है उसको सितंबर 2023 में ख़त्म किया है, जिसके बाद यहाँ पर रामास्वामी उनकी जगह लेंगे। यहाँ पर रामास्वामी नारायण की जो नियुक्ति हुई है उसको फ्रेंड्स अप्रूवल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जून 2023 में दे दिया था। और फ्रेंड्स इनकी जो नियुक्ति की सिफारिश है वो हम देखते हैं कि ब्यूरो ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम ब्यूरो ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन की बात कर लेते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम FSIB भी बोलते हैं। यहाँ पर इसका मुख्य काम यही है कि इनको बड़े पदों पर, चेयरमैन पदों पर, मैनेजिंग डायरेक्टर पदों पर अपॉइंट करना चाहिए, उसकी सिफारिश करने का काम यहाँ पर ब्यूरो ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट का है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। यहाँ पर हमने बात करी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, तो फ्रेंड्स ये भारत के घरेलू पुनर्बीमा बाजार की एकमात्र कंपनी है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 7 अक्टूबर 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अब समय है फ्रेंड्स फैक्ट शीट का। आइए फ्रेंड्स आज की फैक्ट शीट में हम भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल को डिस्कस कर लेते हैं। पहला पर्यटन स्थल है हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है और इसके निर्माण करता है हाजी बेगम। दूसरा है सेंट जॉर्ज किला जो कि तमिलनाडु में है और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था।
तीसरा है शेर शाह का मकबरा जो कि सासाराम बिहार में है और इसको शेर शाह के पुत्र ने 1545 में बनवाया था। चौथा है फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा में है और इसको बनवाया था अकबर ने 1565 से लेकर 1573 के बीच में। अगला है आगरा फोर्ट जो कि आगरा में ही है, इसको अकबर ने बनवाया था। फिर हम देखते हैं अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा में है, उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न प्रोविंस में, जिसको बनवाया था जहांगीर ने। फिर हम देखते हैं सातवां इमाद-उद-दौला का मकबरा जो कि आगरा में है और इसको बनवाया था नूरजहां ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आठवां है विलियम फोर्ट जो कि कलकत्ता में है, जिसको बनवाया था लॉर्ड क्लाइव ने। नवा है बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है, जिसको बनवाया था औरंगजेब ने। 10th है विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो कि तमिलनाडु में है। तो फ्रेंड्स, आज हमने फैक्ट शीट में भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल को डिस्कस कर लिया है। अब समय है रिवीजन का। आइए 6 अक्टूबर 2023 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉर्वे के जॉन फॉसे को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेल में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उन्होंने 88.88 मीटर का भाला फेंका है। अगला क्वेश्चन है भारत में हर साल वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, 2 से 8 अक्टूबर के बीच में हमको भारत में वन जीव सप्ताह देखने को मिलता है। फोर्थ क्वेश्चन है हाल ही में विजयपुर औरैया फूलपुर गैस पाइपलाइन परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में की गई है। पांचवा क्वेश्चन है एक दिवसीय विश्व कप 2023 का पहला मैच किस स्टेडियम में खेला गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, वहां पर वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला गया न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने किस नए बोर्ड की मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स, इंडिया में अब हमको नेशनल टर्मरिक बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड भी देखने को मिलेगा। इस पॉइंट को नोट करिएगा। सातवां क्वेश्चन है चर्चित पूसा 44 किस फसल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये धान फसल से संबंधित है, इसको नोट करिएगा। आठवां क्वेश्चन है हिस्सेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा। 9th क्वेश्चन है हाल ही में नागालैंड में किस जीव की नई प्रजाति बादिस लीमाकुमी की खोज की गई है। तो फ्रेंड्स, बादिस लीमाकुमी बेसिकली फिश की नई प्रजाति है, इसको नोट करिएगा। 10th क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निर्देशक किसे चुना गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मनीष कपूर को आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 6 अक्टूबर 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लिया है। अब समय है क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है नरगिस मोहम्मदी जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, वो किस देश से हैं। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 7 अक्टूबर 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे डेली करंट अफेयर के सेशन में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।